हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं रामराज मेहरा आपका मेरिट मंत्र एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, सिलेबस पे डिस्कस करके उस वीडियो को कंप्लीट किया था। आप सोच रहे होंगे कि आज कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यार हमने तो सिलेबस में इस पर डिस्कशन नहीं किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। नंबर सिस्टम एक तरीके से बेसिक पार्ट है मैथमेटिक्स का। हर एग्जाम में पूछे जाने वाला एक टॉपिक है। इस बेसिक से पढ़ने के बाद में हर क्वेश्चन में आपको ये हेल्प करेगा। इस तरह से मैं इस वीडियो में आपसे जैसे कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या और अदर जो नंबर है, किस तरह से हम चीजों को पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये बेसिक चीजें आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि यार सर आप तो थ्योरी थ्योरी पढ़ाएंगे आज, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसके बाद में हम एग्जाम्पल लेते जाएंगे, क्वेश्चन लेते जाएंगे और जो शेष रूल है, बचे हुए जो रूल है, उनको साथ के साथ एक्सप्लेन करेंगे और चीजों को साथ के साथ बनाते चलेंगे। तो आइए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि अब आज हम बेसिक चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि प्राकृत संख्या कैसे कहते हैं इसमें बता रखा है। तो आज हम इन चीज़ों को सीखेंगे ताकि आपको कोई क्वेश्चन पढ़ने पर ये प्रॉब्लम ना आए कि क्या लिखा हुआ है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा कि पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है, प्राकृत संख्या है, तो आप कन्फ्यूज़ ना हो कि होती क्या है। तो हम इस वीडियो में इन चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं और जो बाकी रूल्स वगैरह, जो बाकी फॉर्मूला लग रहे हैं, वो डायरेक्ट हम क्वेश्चन के साथ उनको सोल्व करते जाएंगे। तो आइए हम समझते हैं प्राकृत संख्याएं, जिन्हें नेचुरल नंबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। अब प्राकृत यानी कि नेचुरल, बिल्कुल प्राकृतिक, यानी कि आपको पता ही होगा। जैसे कि अब इसको तो डिनोट करना बताऊंगा, किससे, इसको एन से डिनोट करेंगे सबसे पहली बात। ठीक है दोस्तों, इसे एन से डिनोट करेंगे। अब ये संख्या है, आपको बचपन से पढ़ते आए हैं, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ ये एक से लेके कहाँ तक, ये अनंत तक ये संख्या है। 1 2 3 4 इस तरह से डैश आगे होती है। यही प्राकृत संख्या हमारी कहलाती है। जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि मुझे नोट्स बनाने की ज़रूरत है, जो डायरेक्ट टॉपिक का नाम लिखो और जिस तरह से मैं बोलता जा रहा हूँ, तो अपनी ही लैंग्वेज में उसको लिखना सीखो, ताकि हम चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग लिखना सीखें, अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करना सीखें। तभी चीज़ों को हम आसानी से समझ पाएंगे। जैसे कि ये आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा। जैसे कि प्राकृत संख्याएं बता रखा है, इसमें प्राकृत संख्या को एन से डिनोट करेंगे। ठीक है दोस्तों। जैसे अब ये यहाँ से 1 से स्टार्ट होके अनंत तक ये होती है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि अपना नेक्स्ट टॉपिक में है पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर। अब आपको जैसे कि इसमें लिखा हुआ है पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या से आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है। जैसे कि अब इसको सबसे पहले बात करते हैं, इसको किससे डिनोट करेंगे, डब्ल्यू से हम इसको डिनोट करेंगे। जो स्टूडेंट्स नोट्स बनाना चाहता है वो डायरेक्ट टॉपिक लिख के उसको डायरेक्ट लिखता जाए कि इसको किससे डिनोट करेंगे, कौन कौन सी संख्याएं होती है, और अपनी लैंग्वेज में इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे, ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ पाए। ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि बात करते हैं, इसको डब्ल्यू से डिनोट कर दिया। अब जैसे कि इसमें लिख रहा है, आपने देखो लिख रहा है इसमें डायरेक्ट पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्ण पूर्ण कब होगी, जब सीरीज, जैसे कि अपन ने उसमें पढ़ा था, जैसे कि पिछले वाले में प्राकृत संख्या, जैसे कि 1 2 3 आगे इस तरह से डैश डैश आगे आपकी होती जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब अभी सीरीज जो है पूर्ण कब होगी, तब मैं इसमें जीरो लगा दूंगा। ठीक है, ये लो मैंने जीरो लगा दिया, हो गया आपकी पूर्ण संख्या। हुई नहीं हुई, जैसे कि पिछले वाले पेज में आपने देखा था, देखो प्राकृत संख्या है ना। अब इसमें 1 से लेके मैंने बताया था कि इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब आगे वाले में देखो पूर्ण संख्या है, पूर्ण कब होगी, जब मैं यहाँ तक की तो प्राकृत संख्या की बात करके आए थे अपन। अब इसमें क्या जोड़ दो आप, कि ओनली जीरो जोड़ना है आपको। इसमें क्या बन जाएगी आपकी, ये पूर्ण संख्या है आपकी, ये बन जाएगी। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछा है अपने को, पूर्णांक यानी कि इंटीजर। अब जैसे कि आपको हिंदी में लिखा हुआ है पूर्णांक, तो इस तरह से लिखे हुए नाम से हमको पता चलता है कि हम इमेजिनेशन कर सकते हैं कि हाँ इसमें क्या हो सकता है। जैसे कि अब आगे बढ़ते हैं, इसको इंटीजर है, तो आप सोच रहे होंगे किसको डिनोट करेंगे। अब जैसे कि इसका जो फर्स्ट जो लेटर होता है ना, उसी से हमेशा इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब वो इंटीजर हुआ तो आई से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई से इसको डिनोट करेंगे। अब आपको पूर्णांक समझ में आ रहा हो, पूर्णांक क्या हो सकता है। एक दूसरी बात और, इसको अपन जेड से भी डिनोट कर सकते हैं।
जो स्टूडेंट नोट्स बनाना चाहता है, जो डायरेक्ट अगर इसको लिखना चाहता है तो लिख सकता है, ठीक है। हमें बचपन से पढ़ते हैं ये चीज़ें पूर्णांक गुणांक क्या होती है, लेकिन एक बार इस चीज़ों को हम गो थ्रू होना ज़रूरी है ताकि हमारे माइंड में दोबारा से ताज़ा हो जाए ये चीज़ें, तो हमें क्वेश्चन बनाने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। बीच में क्या कर दिया, बीच में क्या होता है हमेशा 0, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अब इधर तो प्लस वाली चलेगी तो 1, ठीक है, इधर 2 लिख दिया, इधर आगे 3 लिख दिया। अब इधर चलेगी माइनस वाली सीरीज तो -1 लिख दिया, इधर लिख दिया -2, इधर लिख दिया -3। ये वाली बन गई आपकी पूर्णांक सीरीज, यानी कि एक तरीके से कोई भी नंबर हो उसके आगे अगर प्लस माइनस चिन्ह लगा के अगर उसको दर्शाते हैं तो वही तो हमारा पूर्णांक होता है। जैसे कि यहाँ तक तो अपन पढ़ के आए थे, अब आपने समझ गया होगा, ठीक है। अब आगे अगर इनको माइनस भी लगा दे तो ये पूरी जो यहाँ तक की पूरी जो नंबर होगी आगे तक, ये पूरी क्या हो कहलाएगी, अपनी पूर्णांक कहलाएगी, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि अपन अब इसमें से क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे कि आपसे पूछ ले कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। अब सबसे छोटा तो क्या होता है, या तो एक तो 0 है, लेकिन 0 सबसे छोटा, ये तो 0 है, लेकिन सबसे छोटा पूछा है धनात्मक, तो सबसे छोटा तो 1 ही होगा, और धनात्मक यानी कि प्लस वाली सीरीज इधर ही तो है, तो ये हो गई, अपना एक क्वेश्चन यहीं पे क्रिएट हो गया। अगर जो स्टूडेंट्स अगर साथ के साथ नोट्स बना रहा है तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्रिएट करके भी लिख सकता है। मैं आपको बताता जाऊंगा साथ के साथ कि किस टाइप से कौन से टॉपिक में क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि मैंने अब इसमें आपको बताया कि धनात्मक पूर्णांक पूछा जा सकता है, जैसे कि ऑप्शन में आ गया कि बताओ धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा। आपके सामने 4 ऑप्शन दे देंगे, 1 +2 +2 +3 0 -1 +1, तो आप कौन सा टिक कर आओगे, आप +1 टिक करके आओगे, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन तो ये क्रिएट हुआ। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, इधर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक बताओ, तो आपका आंसर हो जाएगा -1, आपका आंसर हो जाएगा। आया नहीं आया समझ में, आई होप कि आपको अच्छे तरह से समझ आया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि तो सर जीरो क्या है, जीरो क्या है, एक उदासीन, एक न्यूट्रल, एक तरीके से यहाँ पे ये बीच में डिवाइड का काम कर रहा है, एक तरीके से यहाँ पे बीच में मिड पॉइंट का काम कर रहा है, ठीक है। आपको क्लियर, जैसे कि अब मैं साथ के साथ क्वेश्चन बताता जाऊंगा, आप जो लिखना चाहता है वो लिख सकता है, ठीक है। अब जैसे कि पूर्णांक यहाँ पर हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अब इसमें आगे बता रखा है परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या, अब बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा, यार हमने तो पढ़ा था, सर ने पढ़ाया था पिछली कक्षाओं में, छोटी जब 6-7 क्लास में हम पढ़ते थे तो वहाँ पे सर ने बताया था जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और Q ≠ 0, ये अपन ने पढ़ा था। लेकिन आपने बिल्कुल सही पढ़ा था, मैं नहीं कहूँगा कि गलत पढ़ा था, नहीं बिल्कुल सही पढ़ा था, लेकिन उसको एक बार गो थ्रू होना, समझना ज़रूरी है, ठीक है। किस तरह से हम P/Q के रूप में उसको लिखते थे, हमको तो डायरेक्ट परिभाषा रटा दी जाती थी और डायरेक्ट उसका कोई डिटेल बताया नहीं जाता था। जैसे कि अब इसमें लिखा हुआ है परिमेय संख्या, ठीक है। अब परिमेय संख्या अब बोलते थे इसकी जो मतलब जिसको शॉर्ट टर्म में लिखते थे, जैसे कि लिखा हुआ था कि सर P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, और जहाँ पर Q ≠ 0। कभी इसका मतलब भी समझाया था आपको या समझा था, ये होता है जैसे कि P और Q क्या है, कोई पूर्णांक है। अभी हम पढ़ के आए थे पूर्णांक कोई सा भी माइनस हो प्लस कोई सा भी नंबर हो, ठीक है, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, ठीक है। और Q ≠ 0 यानी कि क्यों नहीं, क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए भैया। जैसे कि 4 लिख दिया, ये बराबर Q हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया, और बटे में अगर मैं, ये तो P हो गया, सॉरी P हो गया, ठीक है, ये तो P हो गया, ठीक है। अब मैंने कह दिया कि नहीं आप तो Q क्या लो, 0 लो, और लेकिन यहाँ मना कर रखा है ना, लेकिन एक बार लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, तो 0 से क्या डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, इनफाइनाइट तो आएगा, इनफाइनाइट आएगा, तो लेकिन वो तो हो गया गलत, तो ये क्या पर होगा, ये मान्य नहीं होगा, इसलिए Q ≠ 0 होना चाहिए। इनफाइनाइट आ जाएगा फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इस तरह से ये माना जाता है, ठीक है। जैसे कि अब कोई एग्जांपल ले, जैसे कि कोई सा पूर्णांक हो, जैसे कि 3, P/3 ले लो आप, और Q -4 ले लो, ठीक है, ये भी राइट है, आपको इसी तरफ से भी लिखा जा सकता है। जैसे कि P अपन 22 ले लें और Q 7 ले लें, 22/7, तो इस तरह भी लिखा जा सकता है, ठीक है। और जैसे कि P 5 ले लो
ठीक है, क्यू बराबर 13 ले लो, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। यानी कि कोई सा पूर्णांक, जैसे कि अब अपन ने यहाँ पे देखो मैंने माइनस पूर्णांक कोई सा भी ले सकते हैं अपन। पूर्णांक की तो है पी और क्यू, क्या है यहाँ पे पूर्णांक की तो है एक तरीके से। और नीचे क्या होना नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए भैया। अब क्यों नहीं होना चाहिए मैंने आपको बता दिया। अगर क्यों जीरो हो गया नीचे, अगर मान लो ये मैं इसको जीरो बना दिया नीचे, तो क्या मतलब रह जाएगा, इनफाइनाइट है, क्या मतलब रह जाएगा। इसको पी बटा क्यू के रूप में तो लिख ही नहीं सकते, ये तो इनफाइनाइट बना देगा। तो ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाती है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर इसको पी बटा क्यू में पूर्णांक के रूप में ही लिखा जाएगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब इसको आगे पढ़ते हैं। अब अपरिमेय संख्या, अब आपको समझ में आ रहा होगा जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अब आप सोच रहे होंगे अब जिसे नहीं लिख सकते तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है। ऐसा भाई साहब, ऐसा कुछ नंबर होगा जो पॉइंटों में होगा। अगर मान लो कुछ पॉइंटों में होगा कोई नंबर होगा, ठीक है। अगर पॉइंटों में नंबर होगा तो आप उसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले, जैसे कि पाई, अपन जैसे कि पाई पढ़ते आए, जैसे कि पाई पढ़ा था अपन ने। एग्जांपल ले, जैसे कि पाई, परिधि का सूत्र 2πr पढ़ा होगा, जिसमें पाई आता है अपने, इसका मान कांस्टेंट होता है। इसको अपन लिखते थे 22/7। लेकिन वास्तव में इसको ये, अब आप सोच रहे होंगे सर आपने तो इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख दिया। लेकिन नहीं दोस्तों, आपने ये अक्सर पढ़ा होगा। अब इसकी वैल्यू लगभग क्या होती है, 3.14 के लगभग होती है, ठीक है। 3.14 के लगभग होती है। ये इक्वल नहीं होता, ये लगभग होती है 3.14 के। पूरा फिक्स मान थोड़ी है, ये लगभग है। यहाँ पे 3.14 इसको लेते हैं। तो क्या फिर इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। ये तो अपन एक तरीके से कैलकुलेशन करने के लिए लिख देते हैं, नहीं तो ये पूरा इसका पूरा रूप थोड़ी ना है। लगभग 3.14 है। अब इसको पूरा 22/7 के रूप में थोड़ी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो आपका पाई एग्जाम्पल हो जाएगा। और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि √2 हुआ, इसकी वैल्यू क्या है 1.414 होती है, होती नहीं होती है। इस तरह से रूट वाली कोई सी भी नंबर आ जाए आपके पास, कोई सा भी नंबर आ जाए रूट वाला, रूट के अंदर कोई सा, जैसे √5 हुआ, रूट कितना हुआ, √6 हुआ, इस तरह से कोई सा भी नंबर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि मैं इसी का उल्टा पढ़ाता हूँ, जैसे कि वास्तविक संख्या का, अब काल्पनिक संख्या है पहले आपको बताता हूँ, आपको और अच्छी तरह से क्लियर होगा। जैसे कि मैंने परिमेय संख्या में, जैसे कि रूट वाली जो सभी नंबर थे वो तो मैंने कहाँ ले लिए, वहाँ पर ले लिए, ठीक है, अपरिमेय संख्याओं में, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ काल्पनिक संख्या। अब आप सोच रहे होंगे काल्पनिक होती क्या है, इमेजिनरी नंबर जो होता है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि मैंने वो रूट वाली नंबर तो वहाँ पर ले लिया था, ठीक है। जैसे कि रूट, अब एक बार दोबारा लिख देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि रूट मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है, √2 हो गया। मैंने बोला था √3, √5, √6, ठीक है। एक बार ये पूरे नंबर क्या हो गए, यहाँ से यहाँ तक क्या थे, ये अपरिमेय थे, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना है, यहाँ पे काल्पनिक समझा रहा हूँ, लेकिन अपरिमेय लेके आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। पिछले पेज में जाना तो संभव नहीं है, इसलिए मैं आपको एक तरीके से ये अपरिमेय, ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं क्या करूं, अगर इसके अंदर मैं लिख दूं, जैसे कि -2 लिख दूं, इसके अंदर लिख दूं, ये -3 लिख दूं, ठीक है। अब मैं इसके अंदर लिख दूं -5 लिख दूं, ठीक है। तो क्या हो गया भाई साहब, ये तो आपने इम्पॉसिबल काम कर दिया, पॉसिबल ही नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। तो अपन क्या कर सकते, एक तरीके से इमेजिन ही कर सकते भैया, और तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसीलिए तो इसका नाम काल्पनिक पड़ा। अब आप सोचो, जैसे कि इसकी वैल्यू 1.14 होती है, ठीक है, ठीक है। अब √2 है, अब उसके अंदर आप -2 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो ना, इम्पॉसिबल है ना। लेकिन आपने लिख दिया, आपने कल्पना कर ली, तो भैया ये पॉसिबल नहीं। तो ये क्या हो गया, आपके ये पूरे नंबर क्या हो गया, आपके काल्पनिक नंबर हो गया, यानी कि इमेजरी नंबर हो गए, काल्पनिक संख्या है। अब आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। ये लो, एक तरीके से अपरिमेय ना, अपरिमेय को अगर संदर्भ में लेकर अगर अपन समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। अब इसके पहले वाली जो कौन सी संख्या छोड़ी थी अपन, उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये हो रही वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या को समझते हैं। अब इसमें लिख रहा है रियल नंबर।
अब आपको लिखे हुए यहाँ पे इस पर समझ में आ रहा होगा, रियल नंबर भैया सभी नंबर ले लो आप, तो इसमें वास्तविक संख्याएं कौन सी होगी, सभी संख्याएं होगी यहाँ पे। तो अब जैसे कि अपन ने पढ़ी थी कौन कौन सी, जैसे मैं बोल दूँ भैया मैंने तो परिमेय पढ़ ली, परिमेय आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो मैं लिख दूँ यहाँ पर परिमेय, ठीक है। अब परिमेय के अंदर क्या लिखा था मैंने, जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। मैंने लिख दिया P बटा Q के रूप में, और जहाँ पर Q नॉट इक्वल टू 0, भले भैया Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर परिमेय में भी क्या आ गई, पूर्णांक। और पूर्णांक क्या कहता है कि वही बीच में 0, इधर माइनस वाली प्लस वाली पूरी संख्या इसमें आ गई, ठीक है। पूर्णांक से क्या बना, परिमेय बन गई। अब परिमेय और इसमें मैं मिला दूँ अपरिमेय भी मिला दो भैया, इसमें प्लस कर दो अपरिमेय, सॉरी एक गलती हो गई, अपरिमेय, ठीक है। ये अपरिमेय लिख दी। तो परिमेय में, तो परिमेय के अंदर पूर्णांक, तो पूर्णांक तो अपने समझ लिया था 0 और माइनस प्लस वाली सारी संख्याएं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें मैं क्या कर दूं, प्लस अपरिमेय संख्या भी इंक्लूड कर दूं, जैसे कि √3 वगैरह हो गए, √3, √2, √5, इस तरह से हमने समझा था, ठीक है। अगर मैं भी इसको अगर इन दोनों को मिलाकर कहूँ तो भैया ये मेरी क्या बन जाएगी, पूरी वास्तविक संख्याएं बन जाएगी, यानी कि रियल नंबर अपना तैयार हो जाएगा। आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे कि अब मैंने आप सर अब बोले आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है आपको नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, आप सोच नहीं पा रहे कि जैसे कि मैंने पूरे नंबर ले लिए, अब आप सोच रहे हैं कि सर ने पूरे नंबर कैसे ले लिए। तो एक बार बताओ आप, जैसे कि मैंने यहाँ पर परिमेय लिखा, परिमेय किससे बना, पूर्णांक से ही तो बना। और पूर्णांक किससे बना, पूर्णांक मैंने अभी सीरीज लिख के बताया था, यहाँ पे 0, इधर माइनस वाली संख्या है, इधर प्लस वाली संख्या है, तो आई नहीं आई पूरी संख्या है, माइनस प्लस वाली पूरी आ गई यहाँ तक, और वो बन के मिलकर क्या बना दी, परिमेय। तो ये तो हो गए परिमेय। अब अपने पास कौन सी छूट गई थी, रूट वाली तो छूट गई थी, और रूट वाले को क्या बोला था अपन ने, अपरिमेय। तो भैया इन दोनों को मैं प्लस कर दूँ, अगर दोनों को मिला दूँ तो क्या बन जाएगी, हमारी वास्तविक संख्याएँ अपनी बन जाएगी, ठीक है। अब आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगली कौन सी संख्या है हमारी, भाज्य में बाद में पढ़ेंगे, भाज्य संख्या पहले पढ़ते हैं। जैसे कि भाज्य, भैया ये यहाँ पे दे रखो होगा, जैसे कि ये रहा। अब ये भाज्य, अब इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे ओब्लिक लगाओ। जैसे कि जो भाज्य है ना, इसको संयुक्त भी बोलते हैं और यौगिक संख्याएं भी आप इसको बोलते हैं। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि भैया भाज्य किसे बोलते हैं, संयुक्त किसे बोलेंगे, यौगिक किसको बोलेंगे, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। अब आप बोलेंगे भाज्य, अभी अभाज्य तो अभी बाद में पढ़ेंगे, पहले भाज्य पढ़ते हैं। भाज्य यानी कि जिसमें भाग जाता है, यानी कि जैसे कि कोई सा भी नंबर ले लो आप, जैसे कि 8 ले लिया मैंने, तो भैया 8 में किस किस का भाग जाएगा, तो मैं कहूँगा 2 का जाएगा, 4 का जाएगा, ठीक है, यहाँ पर होगा, ठीक है। अब आप स्टूडेंट बोल रहे हैं सर इसमें तो क्या जा रहा है, 8 का भी तो जा रहा है और 1 का भी जा रहा है, तो इसका कंसेप्ट मैं अभी समझाऊंगा। जैसे कि अब यही समझ लो, ठीक है। जैसे कि कोई नंबर है, तो आप भाज्य कब कहोगे, तो कोई सा भी नंबर होगा, कोई सा भी, जैसे कि अब इसमें यहाँ पर ले लो आप 6 ले लो, 4 ले लो, तो इसमें किस किस का भाग जाएगा, एक तो 2 का जाएगा, एक 3 का जाएगा, अब इसमें 2 का ही जाएगा, ठीक है। और आगे बात करता हूँ, इसमें देखो एक तो 6 का जाएगा और एक 1 का जाएगा, एक इसमें 4 का जाएगा और एक 1 का भी जाएगा। अब आप नोटिस कर रहे होंगे, अगर अच्छे से ध्यान से अगर देखा होगा आपने, कि जैसे कि 8 लिया मैंने, इसमें 2 का तो जाएगा ही जाएगा, 4 का भी जाएगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे सर ने यहाँ बीच में ये रेखा क्यों खींची। अब देखो आप ध्यान से देखना इसको, इसमें मैंने लिखा 8 रेख, इसमें लिखा मैंने 6 और 1, इसमें लिखा 4 1, यानी कि भैया मैंने जिस नंबर को पूछा था वही मैंने वापस से एक बार लिखा, और एक सब में आपको देख रहा हो कॉमन दिख रहा होगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा। तो यहाँ से आपको समझ आ रहा होगा कि भैया आप कोई सा भी नंबर ले लो, कोई सा भी, उसमें 1 का भाग तो जाएगा ही जाएगा और खुद का भी जाएगा ही जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक कि ये पूरी, ये क्या हो गया, अगर इससे अगर संख्या डिवाइड होती है तो ये हो जाएगा अभाज्य संख्या का काम करेगी, और ये क्या करेगी, भाज्य संख्या का। यानी कि अगर कोई नंबर होता है, अगर उसमें 1 और स्वयं का भाग जाता है तो वो तो हो गए हमारी अभाज्य संख्या, और जिसमें उसके अलावा, किसके अलावा, एक तो स्वयं और 1 के अलावा 2 और 4 का जा रहा है ना,
तो जिसका भाग चल जाए तो कौन सी हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब अभाज्य को भी यहाँ पे ले लेते हैं। अभाज्य में आपको भाज्य में भी क्लियर करूँगा। जैसे कि अभाज्य पे चलते हैं अपन। जैसे कि अब अभाज्य को समझते हैं। अब अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी। जैसे कि मैंने क्या लिया, 2 लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया 3, यहाँ पर ले लिया मैंने 7। अब आप बताओ इसमें कौन किसका डिवाइड जाएगा, मतलब किस किस से ये भाज्य होती है, यानी किस किस का इसमें भाग जाता है। तो आप बोलोगे सर 2 का तो खुद का तो जाएगा और 1 का भी जाएगा। इसमें 3 का खुद का भी जाएगा और 1 का भी जाएगा। इसमें भी बोलोगे 7 का और 1 का जाएगा। अब बताओ इसके अलावा किसी का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। बोला नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि भैया ये अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या का क्या होता है, एक ही रूल होता है कि कोई सा भी नंबर लो। जैसे कि मैंने 2 ले लिया तो उसमें क्या जाना चाहिए, एक तो खुद का और 1 का ही भाग जाना चाहिए, वही हमारी अभाज्य संख्या कहलाएगी। आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, जो स्टूडेंट्स नोट्स बनाना चाहता है वो अच्छी तरह से बना सकता है कि भैया अगर अभाज्य संख्या में ये है कि अगर कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे मैंने 3 लिया तो एक बार उसका खुद का और एक का भाग जाना चाहिए, वही हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। और भाज्य संख्या को एक बार यहाँ पर लिख के और अच्छी तरह से क्लियर करूँगा आपको। जैसे कि भाज्य क्या होती है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया, पिछली में लिया था मैंने 8 ले लो एक बार इसमें। ठीक है, अब 8 में अगर 8 और 1 का जाता, अगर इसी का जाता तो ये क्या हो जाती, अभाज्य। लेकिन इसके अलावा एक तो स्वयं और 1 के अलावा किस किस का जा रहा है, 2 का और 1 4 का भी तो जा रहा है। इसका मतलब ये हमारी भाज्य संख्या होगी नहीं होगी। अब जैसे कि मैं लेता हूँ यहाँ पर 28 लेता हूँ, मैं 28 ले लेता हूँ। ठीक है, 28 में देखो 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है और 7 का जा रहा है नहीं जा रहा। अगर ये अभाज्य होती इसमें केवल खुद का यानी कि 28 का और 1 का तो जाता ही जाता। अगर इसके अलावा अगर इसमें 2 और अगर किसी संख्या का भाग जाता है, जैसे कि इसमें 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है और 7 का जा रहा है, तो ये क्या हो गई, एक भाज्य संख्या हो गई। एक बार और एग्जांपल लेके आपको क्लियर करवाता हूँ। जैसे कि मैंने लिया यहाँ पर 56 यानी कि 56, एक लिया मैंने 48, एक लिया मैंने 16। ठीक है, अब आप बताओ कौन कौन सी भाज्य कौन कौन सी अभाज्य। अब सर आप बोलोगे कि भैया इसमें तो 2 का भी जा रहा है, इसमें तो 4 का भी जा रहा है, इसके में तो 7 का भी जा रहा है और इसमें तो 8 का भी जा रहा है। इस तरह से ठीक है भाग जा रहा है, यानी कि खुद के अलावा और 1 के अलावा तो वो भाग जा ही जा रहा है। तो ये क्या होगी, भाज्य होगी या अभाज्य होगी। सर भाज्य होगी फिर तो। अगर भैया 56 यानी कि तो स्वयं संख्या यानी कि 56 और 1 उसके अलावा अगर और संख्या का भाग जा रहा है तो क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ठीक है, अब इसमें भी आपको क्लियर दिख रहा होगा। जैसे कि इसमें 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, जा रहा नहीं जा रहा, इस तरह आगे भी जा रहा है। तो ये भी क्या होगा, एक भाज्य संख्या हो गई। ये भी एक तरीके से भाज्य हो गई। ठीक है, अगले पेज में जैसे कि मैंने लिखा 5 लिखा, यहाँ पर 23 लिखा, 19 लिखा। अब बताओ ये भाज्य हो गया अभाज्य होगी। अब बोलो कि सर इसमें तो क्या है, मुझे तो और तो कुछ दिख ही नहीं रहा। मुझे तो एक तो खुद की यानी कि 5 का तो जाएगा और 1 का तो भैया सभी में जाता है। अब बताओ इसके अलावा भी कोई नंबर हो सकता है क्या जिसमें अपन इसका भाग दे सकें, जिसका भाग इसमें जा सके, नहीं है ना आपके पास। तो ये क्या होगा, एक तरीके से अभाज्य संख्या हो गई। हुई नहीं हुई, हो गई। ठीक है, इस तरह से अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है 23। अब 23 में आप बताओ ऐसा कौन कौन सी संख्या है जो इसको भाग करेगी। आप सोच लो, अब आप कितना ही सोच लो, आपके पास एक तो स्वयं यानी कि 23 और 1 के अलावा कोई सा भी नंबर नहीं होगा जिसको पूरा काट देगा। बात सही है नहीं है, बोलो। यानी कि 23 यानी कि तो स्वयं और 1, तो यही तो रूल मैंने पढ़ाया था अभाज्य संख्या में कि भैया कोई सा भी नंबर हो, यानी कि कोई सा भी नंबर जैसे कि 23 हो, ठीक है, तो अगर उसमें एक स्वयं यानी कि 23 का और अगर 1 का भाग जाता है तो अपनी कौन सी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या
कहलाती है। अगले एग्जाम्पल से और क्लियर समझते हैं। अब जैसे कि 19 में बताओ, इसको आप खुद सोल्व करोगे, आपको मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप खुद सोल्व करो, आप खुद सोचो इसको कि आप इसके भी कोई अलग गुणनखंड ही होगा। एक तरीके से गुणनखंड भी तो इसी को बोलते हैं कि ऐसे कौन कौन से नंबर है जो भैया इस संख्या को काटते हैं, पूरा पूरा इसको भाग जाता है इसमें। अब आप करो इसको। आई होप कि आपको कर लिया होगा आपने, ठीक है। जैसे कि इसमें भी एक तो स्वयं का जा रहा है और एक का, इसके अलावा कोई सा भी नंबर नहीं है जिसको काट देगा, तो ये भी क्या हो गई, अभाज्य संख्या हमारी हो जाएगी, ठीक है। अब अगली संख्या कौन सी है देखते हैं। अब आ गए आपकी सहभाज्य संख्या भैया। अब आप पढ़ेंगे सहभाज्य संख्या। अब आपको भाज्य और अभाज्य तो क्लियर हो गई। अब पढ़ते हैं सहभाज्य। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर आप पहले तो भाज्य पढ़ा दिए, फिर अभाज्य, और अभी सहभाज्य का क्या चक्कर आ गया भैया। तो भैया इसका कुछ ही चक्कर नहीं है, इसका सबसे सीधा सिंपल वे में इसको समझेंगे कि कहना क्या चाहता है, ठीक है। सहभाज्य संख्या को पढ़ने वाले। अब जैसे कि आपने पढ़ा होगा बचपन में लघुत्तम समावर्ती, इसको एलसीएम बोलते हैं, एचसीएफ महत्तम समावर्ती, इसको एचसीएफ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसमें से कोई ज़्यादा वो नहीं है, इसमें सीधा सी बात है कि जैसे कि कोई से भी दो नंबर लो आप जिनका एचसीएफ क्या हो, एक हो, यानी कि ऐसे दो नंबर जिनमें क्या हो, एक का ही भाग जाता हो, वही तो हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो वो दोनों नंबर क्या कहलाएंगे, हमारे आपस में सहभाज्य संख्याएं होती है। जैसे कि मैंने लिया, जैसे कि यहाँ पर लिया मैंने, एक 9 ले लिया, एक 10 ले लिया, ठीक है। आप ध्यान से समझना एक बार इसको। एक मैंने ले लिया 25, एक ले लिया मैंने 26। अब आप बताओ, अब इसमें से मतलब मैंने दो नंबर लिए, एक तो 9 और मैंने एक लिया 10। अब इसमें से एक तरीके से अब एचसीएफ क्या होता है, गुणनखंड होता है, यानी कि अपन गुणनखंड करना सीखते हैं बचपन में। अब इसके गुणनखंड करो कि मतलब गुणनखंड क्या होता है, एक तरीके से कौन कौन सी संख्या है जिसको पूरा पूरा काट देगी। तो आप बताओ मुझे, तो आप बोलोगे सर एक ए, वो तो मुझे बताया, आप बताओगे एक तो सभी में आता है, खैर उसको फिर भी लिख देते हैं, ठीक है। एक लिखो आप 3 और एक 9 है, ठीक है। ये तो खुद का तो जाएगा, ठीक है इसमें। अब जैसे कि अब इसमें करते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और 10 हो गया, ये इसके गुणनखंड के एक तरीके से, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इनके गुणनखंड में क्या कॉमन आ रहा है, बताओ क्या कॉमन आ रहा है। आप बोलोगे सर एक कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या बोला था, अभी जो कॉमन आता है वही तो अपना एचसीएफ होता था, आपने पढ़ा होगा। जो अपने कॉमन आता था वही तो हमारा महत्तम समावर्ती होता था। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसे करके गुणनखंड निकालते, एक का निकाल लिया, फिर दूसरे का निकाल लिया, और इसमें से जो कॉमन आता था उसका जोड़ा बनाया और उसको लाकर रख दिया, और बोलते थे कि भैया हमारा एचसीएफ ये हो गया, वही तो हमारा एचसीएफ होता था। अब मैं यहाँ बोलता हूँ कि मेरे एचसीएफ क्या है, एक है। तो भैया ऐसे भी कोई से भी दो नंबर जिनका एचसीएफ यानी कि जिनमें एक ही हो, मतलब ऐसा कोई सा भी नंबर नहीं हो जो आपस में काटता हो। अगले एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे कि अब बताओ, इसमें एक तो एक होगा, एक 5 होगा और एक खुद 25 ही होगा। इसके अलावा कोई नंबर भी हो सकता है जो इसको काट देगा, बोलो नहीं, नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें एक तो एक होगा, एक 2 होगा, 2 से भी पूरा पूरा कट रहा है, और एक कितना होगा 13 होगा, नहीं होगा 13 का भी तो 13 के पहाड़े में आता है, नहीं आता, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, इस तरह से आता है, ठीक है। और एक खुद भी तो होगा, एक खुद का भी तो भाग जाएगा। अब बताओ इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, बोलो। फिर वही बात, फिर वापस एक। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि ऐसे भी कोई से भी दो नंबर जिनका बीच में जिसका एचसीएफ, अब हम डायरेक्ट नए लेवल पर बढ़ के थोड़ा लेवल क्रिएट करके बोलेंगे कि भैया जिसका एचसीएफ एक होगा वही क्या कहलाएगी, सहभाज्य संख्या कहलाएगी। अब इसको थोड़े बेसिक डिटेल से अगर बोलेंगे तो अपन क्या बोलेंगे कि भैया कोई से भी ऐसे दो नंबर जिनके गुणनखंड में केवल एक कॉमन हो, यानी कि अब उसको थोड़ा लेवल क्रिएट करके बोलेंगे, अच्छी भाषा में बोलेंगे, तो भैया ऐसे भी दो नंबर जिनके एचसीएफ क्या हो, हमारे पास एक हो,
वह सहभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अगर अपन से अगर कोई पूछेगा ना, अपन डायरेक्ट बताएंगे भैया जिसका HCF 1 हो वह तुम्हारी क्या होगी, सहभाज्य संख्या होगी। लेकिन अपन ने क्या समझा, अच्छी डिटेल में समझा ना, अपन ने गुणनखंड निकाल के समझा कि कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगी, फिर अपन ने कॉमन लेके देखा, तब जाके अपने अच्छी तरह से ये क्लियर हुआ। एक एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से समझते हैं इसको। आइए अगला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, 101 और 102। अब आप इसको निकाल के देख लेना, आप इसको खुद सोल्व करोगे। ठीक है, अब इसके गुणनखंड यहाँ पे निकालना, यहाँ इसके भी यहाँ पे गुणनखंड निकालना, और जो कॉमन होगा वही क्या होगा, इसका HCF होगा। हालांकि मैं इसको बता ही देता हूँ, इसका एक तो 1 होगा, एक डायरेक्ट 101 ही होगा, और तो क्या है, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या ही तो है। इसका भी 1 होगा, और किसका जा रहा है, एक 2 का जा रहा है, नहीं जा रहा, 2 का जाएगा, और किसका जाएगा, 3 का भी जा रहा है। ठीक है, और किसका जाएगा, सोचो सोचो, एक किसका 7 का जा रहा है, नहीं जा रहा। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें आगे देखो, अब आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, देखो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ तो 1 और 101 दिख रहा है आपको, और इसके अलावा 101 तो आपको कभी भी करो आपको आगे जीवन में आएगा ही नहीं, 101 आएगा नहीं आएगा ना। बस एक यहाँ पे 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, हो गया कॉमन, यानी कि HCF अपने पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो क्या हो गई, ये सहभाज्य संख्या हो गई। अब आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगली संख्या क्या कहती है, अगली संख्या अपनी जैसे कि शुद्ध मान, जातीय मान। देखिए ठीक है, ये पढ़ते हैं अपन। हमारा शुद्ध मान, जातीय मान और अंकीय मान, ये तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, जातीय मान, अंकीय मान, इसको अपन फेस वैल्यू के नाम से इसको जानते हैं। अब इसको पढ़ेंगे। अब आप सोच रहे होंगे यार शुद्ध मान क्या होता है, बिल्कुल शुद्ध प्योर। जातीय, इसका जातीय मान, अंकीय मान, फेस वैल्यू क्या होगी। जैसे कि मैंने कुछ भी लिखा, जैसे कि 75, 85, 7585 लिखा, कुछ भी नंबर लिखा मैंने। ठीक है, अब भैया मैंने इसमें पूछ लिया क्वेश्चन बना के कि यार मुझे तो क्या बताओ आप, इसमें 8 का शुद्ध मान बताओ, 8 का शुद्ध मान, 8 का शुद्ध मान बताओ, या जातीय मान या अंकीय मान में कुछ भी बोल दूँ, वो आप मुझे बताओ। ठीक है, ये मैंने आपसे पूछ लिया। अब आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा, शुद्ध मान भैया प्योर, उसमें कुछ बदला नहीं जा सकता। मुझे आप जो पूछोगे वही मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि जातीय मान, उसका मूल मान, जैसे कि मैंने 8 का शुद्ध मान पूछा, तो आंसर भी क्या होगा, 8 ही आंसर होगा नहीं होगा। अब मैंने पूछा होता 5 का जातीय मान, तो भैया उसका भी 5 ही आंसर होता। यानी कि कुछ नहीं बदलना, आपको डायरेक्ट याद रखना है, कहीं शुद्ध मान लिखा जाए, कहीं जातीय मान लिखा जाए, कहीं अंकीय मान लिखा जाए, तो जो पूछेगा वही हमारा आंसर होगा। शुद्ध यानी कि बिल्कुल शुद्ध, आपको कुछ नहीं बदलना। जातीय, बिल्कुल उसकी जो मेन जो जगह है वही उसका नंबर, यानी कि वही नंबर का मान अपने होगा। जैसे कि अंकीय मान, जिस अंक के बारे में पूछ रहा है वही अंक अपना आंसर होगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अपने ये डायरेक्ट दिमाग में ट्रिक से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ता है। इसका ही छोटा भाई या बड़ा भाई, कुछ भी बोलो आप इसको, ये भी एक तरह की स्थानीय मान बोल रहा है। ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा भैया, स्थानीय मान यानी कि जो जिस बारे में पूछा जाएगा उसके आगे आप कुछ भी करो, मेरे स्थानीय मान के बारे में आप बताओ। तो आपने पढ़ा होगा, ये तो क्या अक्सर पढ़ रखा है, लेकिन मैं आपको एक तरीके से इसमें दिमाग में ताज़ा इस चीज़ों को ताज़ा करके पढ़ाने वाला हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। जैसे कि मैंने लिया 9685 9685 लिया। अगर इसमें पूछ लिया अपन से कि भैया मुझे तो बताओ 8 का स्थानीय मान बताओ, तो 8 तो लिखूंगा, और इसके बाद में जितनी भी संख्याएं होगी, जैसे कि एक संख्या है तो मैं क्या लगा दूंगा, 1 0, और ये मैं कह रहा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। होगा नहीं होगा। ठीक है, और अब जैसे कि इसमें पूछो, मैंने 6 का पूछ लिया। अगली बार मैंने क्या पूछ लिया, 6 का पूछ लिया। ठीक है, तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 तो लिखूंगा मैं। स्थानीय मान आपको एक तरीके से जो पूछा है ना उसको तो लिख दो आप, उसके बाद में कितने नंबर है,
1 2, तो 2 जीरो लगा दो, वही अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में मैंने पूछा मुझे तो यार 9 का बताओ आप, तो मैंने 9 का पूछा तो 9 तो निकला है। ठीक है, लिख दिया। उसके बाद में कितने अंक है, 1 2 3, तो लगा दो भैया जीरो। 1 2 3, तो ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया, लगा दिया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगर अपन से पूछता शुद्ध मान, जातीय मान, अंकीय मान, भेष वैल्यू पूछता, तो वही ये अंक तो अपना आंसर होता, जिसके बारे में पूछता वही अपना आंसर होता। ठीक है। अब और एग्जांपल से जैसे समझते हैं, जैसे कि और ले लिया मैंने कि वही ले लो अपने 7,685 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं पूछूँ डायरेक्ट कि यार मुझे क्या चाहिए, 7 का स्थानीय मान चाहिए, तो मैं 7 तो लिख ही लूँगा। ठीक है। उसके बाद में कितने नंबर है मेरे पास, 1 2 3, लगा दो भैया, 1 2 3, लगा दिया। जरा हमारे पास क्या आ गया, स्थानीय मान आ गया। आया नहीं आया, आ गया। ठीक है। अब इसमें अब जैसे कि 8 का पूछेगा, 8 का, उसके बाद में कितने नंबर है, 1, तो 80 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जिस अंक के बारे में पूछे उसके बाद में जितने अंक हो उतने ही आपको क्या लगाने हैं, जीरो आपको लगाने हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसमें एक थोड़ी नोट करने वाली बात है, कि जैसे कि अब जैसे कि पिछले वाले में इसमें क्या था, जैसे कि शुद्ध मान, जातीय मान था, तो इसमें तो मैंने बताया था जो इसके बारे में पूछता वो तो होता है, जैसे कि इकाई का अंक हो कोई सा भी हो वो तो सेम रहेगा। लेकिन बात आती है हमारे स्थानीय मान की। थोड़े स्थानीय मान में थोड़े समझने की ज़रूरत होगी अपन को। इकाई का अंक तो सब जानते हैं। ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि भैया अगर इकाई का अगर मुझे पूछ ले, जैसे कि मैं 5 का पूछा, जैसे कि मुझे 5 का क्या बताओ, आप स्थानीय मान बताओ, मैंने ये पूछ लिया, तो आप क्या बताओगे। अब सर ने तो यही बताया था कि आप जिसका स्थानीय मान पूछ रहे हो वो लिख दो और उसके बाद में कितने नंबर है उतनी जीरो लगा दो। लेकिन भैया अपने पास तो यहाँ कुछ ही नहीं है, फिर आप क्या लिखोगे, तो आपका क्या होगा, 5 ही आंसर होगा। अब अगले पेज में लेके आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ। देखिए 7 8 9 5, ये नंबर है 7,895 अपने पास नंबर है। ठीक है, इसको 8 ही कर लो आप। ठीक है, अब ये 8 है। अब मैंने इस 8 का, अब इसमें 8 भी 2 आ रहे हैं, एक बार और एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे कि 6 2 3, ठीक है, ये नंबर है अपने पास। ठीक है, अब इसमें मैंने पूछ लिया आप तो भैया 3 का मुझे स्थानीय मान बताओ, तो आप 3 तो लिखोगे। अब सर ने बोला था 3 के बाद में जितने नंबर हो उतनी जीरो लगानी है, लेकिन आपको कुछ नंबर दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा ना, तो आपका आंसर क्या होगा, 3 ही होगा भैया। और अगर मैं पूछ लूँ मुझे 3 का शुद्ध मान के दो, जातीय मान के दो, अंकीय मान के दो, वो बताओ, तो वो तो जो पूछता है वही तो आंसर होता है अपना। तो इसमें क्या समझ में आया आपको, इसमें नोट करने वाली बात है भैया। जो स्टूडेंट्स अगर नोट्स बना रहे हैं तो वो प्रॉपर ध्यान दें, नोट लगा के इस चीज़ को लिखें कि अगर मैं बोलूँ आपको कि अगर मुझे लास्ट में, अगर ये इकाई का अंक तो है, अगर इकाई का अंक में जातीय मान पूछूं, अंकीय मान, फेस वैल्यू एक तरीके से तो सेम हो गया, और स्थानीय मान पूछूं तो दोनों आंसर क्या होंगे, हमेशा एक ही आंसर होंगे। अगर आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भैया अगर इस नंबर में अगर 3, अगर यहाँ पे कोई 4 भी होता, 4 होता, यहाँ पे 4 का पूछ लेता, तो आपसे पूछ लेता तो भाई 4 का स्थानीय मान और क्या बताओ आप, इसका शुद्ध मान बताओ, तो आपको बिल्कुल झिझकना नहीं है, डायरेक्ट जो इकाई का जो नंबर होता है वही, चाहे से स्थानीय मान पूछे चाहे से वो क्या पूछे, शुद्ध मान पूछे, दोनों को आंसर अपने पास सेम होगा। तो आप नोट लिख लेना नोटबुक में कि भैया हमेशा इकाई के नंबर का, मतलब इकाई के स्थान वाला जो नंबर होता है वही उसका जातीय मान होता है, वही उसका क्या होना है, स्थानीय मान होता है, वही उसका क्या होता है, जातीय होता है, मान होता है, और स्थानीय मान होता है। ठीक है, ये आप नोट करके लिखेंगे, कौन सा, इकाई वाला। ठीक है, अब मैं लिख तो नहीं सकता ऐसा पूरा, तो आपको मैं बोल के बता रहा हूँ, आप खुद अपने तरीके से इसको क्रिएट करके लिखना, ताकि आपको खुद अच्छे तरीके से समझ आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपकी पूरी हो गई। अब आपके बचती है हमारी सम संख्याएं, विषम संख्याएं। ठीक है, इसको पहले बढ़ते हैं अपन। ठीक है, ये सम संख्याएं, विषम संख्या।
अब अक्सर सभी को पता होगा, अभी तो शुरू से पढ़ते हैं, अब हर जगह ये काम आती है। सम संख्याएं बोल दो, विषम संख्याएं बोल, क्या होती है, ठीक है। सम वही जिसमें 2 का भाग जाए, वही पढ़ते आए, वो 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से 2 के मल्टीपल होगा, वही हमारी सम संख्या होगी। और इसके अलावा जो बची है 1, 3, 5, 7, ये हमारी क्या हो जाएगी, विषम संख्याएं हो जाएगी, यानी कि ओड नंबर हो जाएगी। हम आगे इसको देखो इवन ओड, यानी कि हम इसको आगे फिर ई से और ओ से डिनोट करेंगे भैया। इसको तो किससे करेंगे, ई से, और इसको ओ से। अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो इसको ई से और ओ से डिनोट करेंगे। आपको पहले से मैं बता देता हूँ ताकि आगे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आगे मैं फिर भी इसको अच्छी तरह डिटेल में बताऊँगा, लेकिन एक बार बता देता हूँ किस तरह से इसको शॉर्ट में अगर बोलूँगा तो आपको समझ जाना है। तो ये तो हो गई सम विषम, ये कोई बेसिक डिफरेंस था, ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि ये अभाज्य या भाज्य, अभाज्य संख्या भी है भैया, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वो तो मैंने आपको बता ही दिया, ये एक तरीके से जानकारी के लिए मैंने आपको इसमें बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, हमारी 2 सेकंड लास्ट संख्याएं ये, ठीक है। हमारी ये है यहाँ पर पूर्ववर्ती संख्याएं, ठीक है। पूर्ववर्ती, अब इसमें बता रखा है पूर्ववर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या, लेकिन अब इसमें देखो, अब यहाँ भी ओब्लिक है यहाँ पे, जैसे कि इसको क्या बोलेंगे, सॉरी एक बार, ये देखो, इसको पूर्ववर्ती भी बोलेंगे और अनुवर्ती भी बोलेंगे, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे पूर्व यानी कि पहले, अनु यानी भी पहले होता है। जैसे कि मैं बात करूँ, मैंने ले लिया 1000, ठीक है। सपोज करो मेरे पास 1000 है, तो इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। जैसे कि पूर्व यानी कि पहले वाली संख्या आपको बतानी है, तो 1000 से पहले कौन सी आती है, सभी को पता है, 999 यानी 999। तो ये वही कंसेप्ट है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे 700, तो 700 के पहले क्या आता है, सबको पता होगा 699, तो ये वही होगा, ठीक है। पूर्व यानी कि पूर्व यानी उसके पहले की संख्या आपको बतानी है, यानी कि -1 करके जो नंबर आता है। अब -1 करोगे तो सबको पता ही है, अब माइनस करके भी थोड़ी बताऊंगा आपको, ठीक है, फिर भी बता देता हूँ। जैसे कि 1000 में आपको ने क्या किया, -1 किया, तो क्या आएगा अपने पास, 99 ही तो आएगा। तो ये वही बता रहा है, वही पूछ रहा है एक तरीके से। अब इसमें देखो, मैंने 700 में क्या किया, -1 किया, तभी तो मेरे पास 699 है। लेकिन इसको शॉर्ट डेफिनेशन में समझाता हूँ, शॉर्ट टर्म्स में। पूर्व यानी पहले वाली संख्या, कोई भी नंबर हो उसके पहले वाली संख्या आपको बतानी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वही परवर्ती, इसी का भाई आ गया ये, इसी का भाई ये एक तरीके से, ठीक है। उसी तरह से समझना है आपको। अब ये भाई क्या कहता है कि भैया आपने तो पहले वाले बता दिए, अब मुझे तो भाई बाद वाली चाहिए, यानी कि परवर्ती यानी कि बाद वाली। अब अनुवर्ती यानी कि पहले, पूर्ववर्ती यानी पहले, अब बची कौन सी, परवर्ती, तो ये बाद वाली तो आएगी, इसमें कोई सोचने, कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि वही एग्जांपल है, जैसे कि अपने पास 1000 था, अब मैं तो क्या करूँ, इसमें +1 करूँ। अब मैं आपको समझाने के लिए +1 कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्या समझना है कि इससे जस्ट आगे वाली संख्या, अब जस्ट आगे वाली संख्या एक जोड़ के तो आती है, तो क्या होगी, 1001 ही तो होगी। ये वही है, इसी का भाई है, बड़ा भाई है, इसीलिए तो आ रहा है ये। अब जैसे कि मैंने लिखा, वापस से मैं लिखूँ 800 था, ठीक है, वही +1 करो। अब +1 कर नहीं करता हूँ मैं, आपको डायरेक्ट आपको समझाने के लिए लिखता हूँ, डायरेक्ट क्या होगा, 801 आंसर होगा, ठीक है। जैसे कि मैं लिखता हूँ 602, तो इसका क्या होगा, 603, जस्ट आगे वाला नंबर वही है। अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना सर, परवर्ती को क्या समझे, परवर्ती का मतलब कन्फ्यूजन नहीं, तो कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे कि पिछली वाली स्लाइड में देखा था अपन ने, क्या था, क्या लिख रहा था, पूर्ववर्ती यानी कि पहले वाली, और अनु यानी पहले वाली, ये तो हो गया आपको क्लियर। और इसके पहले, अब इसके बाद में कौन सी बची, परवर्ती तो बची। अब परवर्ती क्या है, अगर ये पहले वाली है तो ये फिर क्या हो गया, मैं सब बाद वाली होगी, कोई कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आपको हुई, यहाँ पर पूरी संख्याएँ आपको से हुई क्लियर हुई। देखता हूँ फिर अगर कुछ बच रही हो, तो यहाँ पर आपकी पूरी संख्या होती है क्लियर। अब इसमें एक चीज़ और पढ़ेंगे दोस्तों, अब और लास्ट वाली चीज़ क्या पढ़ेंगे, अब आपने पढ़ा होगा भाजकता का नियम, कि कौन कौन सी भाजकता वगैरह, इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। कौन कौन सी जो मेन संख्या है उन्हीं के भाजकता के नियम पढ़ेंगे, सारे तो नहीं पढ़ने वाले हम, सारे तो एक तरीके जो मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं को पढ़ेंगे, उन्हीं से हम हमारे सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि इसमें एक इकाई अंक वाला भी आते हैं, जैसे इकाई का अंक वगैरह, तो ये तो सबको पता है, इकाई, दहाई अंक, ठीक है।
अब मैं डायरेक्ट आपके भाजकता के नियम पर बात करता हूँ। अब आपने पढ़ा होगा भाजकता का नियम, सभी ने पढ़ रखा है। ये जैसे कि भाजकता का नियम, भाजकता नियम पढ़ेंगे, ठीक है। भाजकता का, गलती, भाजकता का नियम, ठीक है। अभी भाजकता का नियम पढ़ेंगे। अब कौन कौन सी भाजकता का नियम पढ़ेंगे यहाँ पे मैं बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर पर पढ़ेंगे अपन 2 की भाजकता का नियम, ठीक है। दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम 3 की भाजकता का नियम, जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड, जो हमारे काम आएंगे, ठीक है। क्वेश्चनों को सोल्व करने में हमारे आसानी रहेगी अगर हम इन चीज़ों को एक बार माइंड में अगर सेटअप कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे अपन 4 की भाजकता का नियम। चौथे नंबर पर पढ़ेंगे अपन 4 के अलावा 5 की भाजकता का नियम। पाँचवें नंबर पर पढ़ेंगे अब 6 की भाजकता का नियम। 6 नंबर पर पढ़ेंगे अपन 7 का भी पढ़ेंगे, ठीक है। 7वें नंबर पर पढ़ेंगे अपन 8 की भाजकता का नियम। 8वें नंबर पर पढ़ेंगे अपन 9 की भाजकता का नियम। और 9 नंबर पर पढ़ेंगे, 10 का तो सभी को आता ही है फिर भी, ठीक है। 10 नंबर पर पढ़ेंगे अपन 11 की भाजकता का नियम, ठीक है। और कौन सा बचा जो अपने काम आता है, यही है। ये 10 नंबर जो है इनकी भाजकता के नियम अपन पढ़ने वाले हैं। तो एक बार लास्ट तक अपने मेरे सपोर्ट में बने रहना। इनको 5 मिनट में अपन इनको क्लियर करते हैं। 2 एग्जाम्पल देके आपको मैं अच्छी तरह से इनको समझाऊंगा। आपने अक्सर ये पहले भी पढ़ रखी है, छोटी क्लासों में अपने पढ़ा है, लेकिन एक बार इसको रिकॉल करते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट पेज से लेकर पढ़ते हैं। 2 की भाजकता का नियम, ठीक है। 2 की भाजकता, जो स्टूडेंट्स अगर नोट्स बना रहा है तो साथ के साथ नोट्स बना ले, जो मैं बोल रहा हूँ उसको अपनी भाषा में लिखे ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ आएगी, ठीक है दोस्तों। अब 2 की भाजकता का नियम पढ़ते हैं। अब जैसे कि आपने पढ़ा होगा पहले भी कि भैया इकाई अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो डायरेक्ट 2 से भाज्य होगा। बिल्कुल, वो आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। जैसे कि मैं बोलूँ, जैसे कि मेरे पास 20 है तो इसमें इकाई अंक सबको पता है। इकाई अंक क्या है इसमें, 2 ही तो है। एक बार अच्छे से इसमें देखो, 2 ही तो है। 2 क्या 0 है भैया, यानी कि 0 है इसमें। तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे लिख ले एक बार कि भैया जिसमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह से अगर आगे जिसका इकाई अंक, जिस नंबर में इकाई का अंक ये आ जाए तो वो हमेशा क्या होगी, 2 से भाज्य होगी। अब मैंने एग्जांपल लिया 20 यानी कि 20, इसमें इकाई अंक क्या है, 0 है। तो भैया ये कन्फर्म क्या होगी, 2 से भाग होगा। इसमें 2 से पूरी बारी कटेगी। अब आप बोल रहे होंगे सर ये तो हमको पता है 2 के पहाड़े में 20 आता है, तो अपन को तो वैसे पता है कि 2 से कटेगी नहीं कटेगी। तो ठीक है, आपके कंटेंट के लिए, आपको मतलब आपकी संतुष्टि के लिए मैं बड़ा नंबर लेता हूँ, ठीक है। मैंने लिया, अब यहाँ पे मैं लेता हूँ जैसे कि 960। अब आपको बताओ, आपको टाइम लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा ना इसमें भाग देने में। अब मैंने क्या बताया था कि भैया अगर इकाई का अंक क्या हो, 0। अब इसमें 0 है नहीं है तो क्या होगी, ये भाज्य होगी नहीं होगी, कि सर होगी ऑफकोर्सली। अब आया है समझ में कि भाजकता के नियम से कैसे क्वेश्चनों को शॉर्ट माध्यम से उड़ाया जाता है। तो इस तरह से हम चीज़ों को शॉर्ट तरीके से अगर देखते हैं, हम क्वेश्चन को उड़ा देंगे क्या कि हमसे ये क्वेश्चन डिवाइड से होगा नहीं होगा। अब जैसे कि कोई अगला एग्जांपल लेके और समझते हैं। जैसे कि 0 तो आ गया, जैसे कि 322 लिखा मैंने। अब आप बताओ ये 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो हमको टाइम लगेगा भाग देने में। तो मैंने क्या बताया था कि इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह से हो। तो क्या होगा, अब इसमें देखो क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो 2 से डिवाइड होगा नहीं होगा, कि सर होगा ऑफकोर्सली। ये लो हो गया। अब मैंने ले लिया 324। अब ये होगा नहीं होगा, इकाई अंक क्या आया इसमें, 4 आया, तो डिवाइड होगा नहीं होगा, कि सर होगा इसमें भी। ये लो, अपन ने देखते उड़ा दिया। तो यहाँ पर क्लियर हुआ नहीं हुआ, हो गया ना। इसीलिए भाजकता के नियम अपने क्वेश्चन में काम आते हैं। अगले भाजकता के नियमों की ओर बढ़ते हैं। और अगला भाजकता का नियम क्या कहता है, अगला भाजकता का नियम है अपने पास 3 की भाजकता का नियम, ठीक है। 3 की भाजकता का नियम मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप इसको अच्छी तरह से लिख लेना, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल समझते हैं। अब इसमें अगर मैं बोल कर बताऊँ, अगर जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहा है तो बोल के मैं बता रहा हूँ कि अगर किसी भी नंबर के अंकों का योग अगर 3 से भाग जाता है तो वो पूरी संख्या भी क्या होगी, 3 से भाग होगी। फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर कोई भी संख्या है तो उसके अंकों का योग अगर 3 से भाग जाता है, पूरा भाग जाए, तो क्या होगा, 3 से भाग जाएगा।
ठीक है। अब जैसे कि मैंने लिया 9 और 3, अब बताओ इसमें 3 का डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा? ये तो मैंने फिर भी थोड़ी सिंपल ले ली, लेकिन अगर बड़ी संख्या आ जाएगी तो आप कैसे उसको कैलकुलेशन करोगे? जैसे कि अब 9 और +3 कितना आता है? 12, यानी कि 12। तो 12 3 के पाड़े में आता है नहीं आता? जा रहा है ना, यानी कि 3 से भाग होगा। अगला नंबर लेते हैं 432 लेता हूँ मैं अब की बार, ठीक है। अब जोड़ो भैया इसको, 4 3 + 2 कितना हुआ? 9, 4 3 7 और 2 9। तो 9 3 के पाड़े में आता है, यानी 3 से कट रहा है, यानी कि ये भी, यानी कि ये पूरी संख्या भी क्या होगी? 3 से डिवाइड होगी। अब मैं लेता हूँ 98 लेता हूँ भैया। तो जोड़ो इसको, अंकों को, योग को जोड़ो। 9 और 8 कितना होता है? 17। क्या 17 9 से इससे कट रहा है? 3 से कट रहा है? क्या है 3 से भाग जा रहा है? बोलो सर नहीं जा रहा, बोलोगे आप नहीं जा रहा ना, तो ये हमारा आंसर नहीं हो, यानी कि ये संख्या 3 से भाग नहीं जाएगी, ठीक है। अगली भाजकता के नियम की ओर बढ़ते हैं। अगला भाजकता का नियम क्या था अपना? 4 की भाजकता का नियम। तो ये 4 की भाजकता का नियम अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं 4 के लिए क्या बोलूँगा? वही 2 का ही तो मल्टीपल है, तो वही एक तरीके से 2 की तरह सेम रूल मान लो एक तरीके से। हमें बोलता हूँ कि कोई सा भी नंबर हो या कोई सी भी संख्या हो, जो नोट्स बना रहा है एक बार मैं रिपीट करता हूँ, आप उसको लिखना, ठीक है। कि अगर कोई सी भी संख्या है, अगर उसके अंतिम 2 अक्षर में अगर 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो भैया वो पूरी जो संख्या है वो भी क्या होगी? 4 से डिवाइड होगी, यानी कि 4 का भाग जाएगा। अब मैं से जैसे कि वही 432 वाला एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको। जैसे 432 है, ठीक है। अब इसके अंतिम 2 अंक के लिए बोला था मैंने परिभाषा में भी, डेफिनेशन में, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर कोई सा भी संख्या यानी कोई सा भी नंबर हो, अगर उसके अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा है, तो भैया वो पूरी संख्या भी क्या होगी? 4 से डिवाइड होगी। ये डायरेक्ट अपन को लिखना है, ठीक है। अब इसमें 4 के अंतिम, ये मतलब 2 अंतिम अंक कितने? 32। 32 4 के पाड़े में आता ही नहीं आता? 4 से डिवाइड होगा नहीं होगा? ये 32 होगा ना। तो इसका मतलब ये कि ये पूरी जो संख्या है ये भी क्या होगी? 4 से डिवाइड होगी। ये अपन ने डायरेक्ट यहाँ पे इसको पिछले अंतिम 2 अक्षरों को देख के आपने कैलकुलेशन लगा ली। अब वो स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे सर हम तो ऐसे भी भाग दे के बता देते, तो ठीक है भैया, बताना ज़रा मुझे। 90 324। अब बताओ भैया, आप बताओगे क्या? अब स्टूडेंट बोल रहे होंगे नहीं सर हमसे तो होगा ही नहीं है। तो भैया मैंने बोला था कि भाजकता का नियम इस तरह से चीज़ों को सोल्व करने में काम आता है। तो मैंने बोला था कि अंतिम के अगर 2 अक्षर में अगर 4 का भाग जा रहा है, तो पूरी संख्या भी 4 से भाज्य होगी। तो अंतिम अक्षर कितना है? 24। 24 4 के पाड़े में आता है, इसका मतलब है कि 4 से पूरी तरह से ये कट जाएगी, ठीक है। अब आपको अब क्लियर हुआ होगा। अगला भाजकता का नियम क्या कहता है अपना? 5 वाला था, 5 की भाजकता का नियम। 5 की भाजकता का नियम क्या कहता है? वही 2 की तरह ही है भैया, मैं भी 2 की तरह ही आपको बताने वाला हूँ। एक बार बोल के बताता हूँ आपको, डेफिनेशन जो लिखने वाले हैं वो लिख सकते हैं कि जिस संख्या में, जिस नंबर में इकाई का अंक 0 और 5 हो, वो हमेशा 5 से भाज्य होगी, ठीक है। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि मेरे पास 25, तो क्या थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 525 ले लेते हैं एक तरीके से। तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 5 है, तो ये 5 से भाज्य होगी। जैसे मेरे पास 520 है, इसमें पीछे 0 आ रहा है, तो ये भी क्या होगी? ये भी 5 से डिवाइड होगी। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने 0 तो उसमें भी लिखाया था 2 वाले में, तो हाँ बिल्कुल, ये 2 से भी क्या होगा? भाज्य होगा। जो मैंने वहाँ पर रूल लिखाया था वो रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा, यानी कि इकाई अंक का मैंने लिखाया था कि अगर इकाई का अंक किसी भी नंबर में 0 2 4 6 8 हो, तो वो क्या होगा? 2 से भाज्य होगा। तो भैया अगर यहाँ पे 0 है ना, तो ये 2 से भी भाज्य है और ये 5 से भाज्य है। आया समझ में? ठीक है, आ गया। अब आगे जैसे एक और नंबर लेते हैं 440। 440 हुआ, 425 हुआ, तो ये नंबर भी क्या होंगे? 5 से डिवाइड होंगे, और ये 2 से भी होगा और 5 से भी होगा। ये 5 की भाजकता का नियम आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगली भाजकता का नियम क्या कहता है? 8 की भाजकता का नियम।
कौन सी भाजकता का नियम? 8 की भाजकता का नियम। ठीक है, 8 की भाजकता का नियम क्या कहता है? ठीक है, अब आपको याद किस तरह से रखना है? 4 का तो मल्टीपल है, तो अपन भैया 4 वाला ही जैसा कि रूल अपना अप्लाई करेंगे। जैसे कि 4 में अपने क्या बताया था कि कोई सी भी संख्या हो, अगर अंतिम के अगर 2 अक्षर में अगर 4 का भाग जा रहा है तो वो पूरी संख्या भी 4 से पूरी पूरी तरह से भाज्य होगी। तो वही उसी जैसा रूल अपन यहाँ लगाएंगे कि अगर कोई भी नंबर हो, जैसे कि में अब जैसे कि ए बी सी डी ई, इतना बड़ा नंबर है कोई, ठीक है, अगर इसमें पिछले 3 अक्षर में अगर 8 से भाग जा रहा है ना भैया, कौन से, अगर सी डी ई, अगर इसमें 8 का भाग जा रहा है ना, तो ये पूरी जो संख्या है, ये पूरी, ये 8 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल में जैसे कि 584 है, ठीक है। अब आपके इसमें पिछले 3 अक्षर में आप भाग देके देख लो। अब भाग देके दिखाता हूँ आपको। 584 है, ठीक है, 8 का भाग देते हैं इसमें, ठीक है। 2 भैया कितने बार जा रहा है? 8 और 7 56, 8 से 7 बार 56 में गया, ठीक है। कितना बचा? 2, फिर आया 4, हो गया 24, फिर कितनी बार गया? 3 बार, 24, ठीक है। ये आ गया 0 यहाँ पे, ठीक है। आया नहीं आया? यानी कि पूरी पूरी बार भाग गया नहीं है, गया 4 पिछले 3 अक्षर में। तो अपन को पूरी संख्या में भाग देकर देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आंख बंद करके कहेंगे कि नहीं ये भी क्या होगी? 8 से डिवाइड होगी। ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अपन चीज़ों याद कैसे करना है, जैसे कि अब 8 को 4 का याद कर लिया ना, तो बस आपको 8 का याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी मैं पिछली स्लाइड में जाके आपको किस तरह से चीज़ों को याद रखना है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अगली बात, अगली जो भाजकता का नियम है, अगला कौन सा है? 9 की भाजकता का नियम, 9 की भाजकता का नियम, ठीक है। 9 की भाजकता का नियम क्या कहता है? 3 में अपन ने क्या पढ़ा था? वही अंकों का योग, वही अंकों का योग यहाँ पर लगाएंगे अपन कि भैया जैसे कि कोई संख्या है ए बी सी डी, तो इसके अंकों का योग ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो वहाँ तो क्या कर रहे थे, अगर अंकों का योग 3 से भाग चल जाए तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 3 से भाग चल जाएगी। और यहाँ पे भी क्या करेंगे, अगर इन अंकों का योग अगर 9 से डिवाइड होता है, यानी कि 9 से पूरा पूरा भाज्य है, तो पूरी संख्या भी क्या होगी? 9 से भाज्य हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जैसे कि 5 8 3 7, ठीक है। अब ये संख्या हो गई अपने पास। अब इसमें आप अंकों का योग करो, 5 प्लस 8, एक बार इसको मैं क्या कर देता हूँ, इरेज करता हूँ, फिर एक बार अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। ये तो 9 यहाँ आएगा, ठीक है। अब जैसे कि जोड़ो इसको, 5 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 7, ठीक है। जोड़ो कितना आता है? 5 और 8 13, 13 और 3 16, और 16 और 7 23। सही तो जोड़ा है मैंने, एक बार चेक करो। 23, क्या 23 9 से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा भैया, 23 में 9 का भाग नहीं जा रहा। तो ये क्या होगी? पूरी संख्या भी 9 से नहीं कटेगी। कटेगी क्या? नहीं कटेगी। अगले एग्जाम्पल से और समझाता हूँ आपको, जैसे कि 75 कितना है, ठीक है। अगली संख्या कौन सी अपनी? 75 गुणित यानी 7569। करो भैया इसका अंकों का योग, 7 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 9, करो कितना आया? 7 प्लस 5 कितने में? 12, 12 और 6 18, 18 और 9 कितने? 27 हो गए। क्या 27 में 9 का भाग जा रहा है? जी हाँ बिल्कुल, 3 बार इसका पूरा पूरा भाग जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? बोलो जाएगा। तो क्या होगा? ये पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी नहीं होगी, यानी कि 9 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। सर हमने क्या कर लिया, यहीं पे अंकों का योग किया और यहीं पता लगा लिया कि 9 से भाग होगा नहीं होगा। अब मेरे साथ आप चुटकियों में क्वेश्चन को करेंगे, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपन यहीं अंकों का योग करके डायरेक्ट क्वेश्चन को उड़ाएंगे, ठीक है। एक ही मैंने लिखा यहाँ पर 2,35,62 ऐसा ये कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है। 2 लाख, ठीक है, कितने? 23,562 लिख दिया, ठीक है। अब आप यहीं करो, मैं इधर नहीं करूँगा, आप मन में करो कि भैया जैसे कि 2 और 3 5 5 रे 5 10
और 6 16 और 2 18। मन में किया, दिमाग में लाओ आप कि क्या भैया 18 हो गया, 18 हो गया, 18 हो गया, क्या 18 9 से भाग जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और हाँ जा रहा है, जा रहा है। तो दिमाग में क्लिक करो, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, मैं कुछ नहीं लिखूंगा यहाँ पर, डायरेक्ट दिमाग में सोल्व करना है। क्या है अपने पास 18, क्या 18 9 से जा रहा है, बिल्कुल क्लिक हुआ, जा रहा है, तो लगा दो टिक डायरेक्ट कि डायरेक्ट आपको क्या होगा, ये 9 से भी मतलब पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। इस तरह से अपन को क्वेश्चन को दिमाग में करना है। पहले 1 2 एग्जाम्पल में इस तरह से क्वेश्चनों को बनवाऊंगा ताकि आप 1 2 एग्जाम्पल तो कुछ इस तरह से कर सकें, फिर डायरेक्ट दिमाग में आपको करना सिखाऊंगा। इसके बाद में लास्ट भाजकता का नियम रह गया अपने पास, 11 की भाजकता का नियम। इसको अच्छी तरह से ध्यान से समझेंगे, अगर ये एग्जाम में आ गया तो आपका 1 नंबर पक्का है, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका राइट हो जाएगा। अगर एग्जामिनर अगर क्वेश्चन को घुमा कर पूछता है, अगर लेंथी बनाना होता है ना उसको, तो क्या करता है, 11 की भाजकता का नियम पूछता ही पूछता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई मैं अक्सर लेके समझाता हूँ, जैसे कि ABCDE ये नंबर है कोई, ठीक है। तो इसमें मतलब एक छोड़ के एक अक्षर जोड़ के, जैसे कि A और C और E को जोड़ा, जैसे कि मैंने A प्लस C प्लस E, इसको तो जोड़ दिया मैंने, ठीक है, और माइनस B प्लस D, यानी कि B प्लस D हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ने पर जो सम आया, उनको घटाने पर अगर वो 11 का मल्टीपल आता है तो 11 से डिवाइड होगा ना, बिल्कुल। अब इसको अगर परिभाषा के रूप में बोलो, अगर कोई नोट्स बना रहा है तो मैं कहूँगा कि अगर सम के अंकों के मतलब सम स्थानों के जो अंक है उनका अगर योग विषम स्थान पर जो अंक है, अगर उनका योग का अंतर अगर 11 से भाग जाता है तो क्या होगा, 11 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। अब मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, कि विषम 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 नंबर जो है ना, विषम स्थान पर जो अंक है वही तो लिखे मैंने यहाँ पे भी, उन्हीं का तो योग किया, और ये सम नंबर पे लिखे थे, यानी कि दूसरे नंबर पे और फोर्थ नंबर पे उन्हीं का तो मैंने योग लिखा, और उन्हीं का मैंने क्या किया, डिफरेंस, यानी उनको घटाया। अगर उनको घटाने पर मेरे पास 0 11 या फिर वो 11 का मल्टीपल आ जाता है तो पूरा 11 से क्या होगा, डिवाइड हो, यानी पूरा पूरा 11 से भाग चला जाए, ठीक है दोस्तों, पूरा पूरा 11 से भाग चला जाएगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। मैं 3 एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा, ठीक है, 2 3 और जितने भी लेते हैं अपन। जैसे कि मैंने लिया 8745 लिया। अब आप चेक करके बताओ क्या ये 11 से भाग जाएगा नहीं जाएगा। मैंने बताया था कोई सा भी एक अंक शुरू से पकड़ लो एक, जैसे कि मैंने 8 पकड़ा, फिर मैंने 7 को छोड़ा, फिर 4 को पकड़ा, फिर 5 को छोड़ा, अब कुछ नहीं है ना मेरे पास, तो मैंने क्या किया, 8 को और 4 को जोड़ा, ठीक है, एक बार तो इसको लिख लो। और फिर इसमें से मतलब बीच में क्या लेना है, अंतर लेना है। फिर कौन कौन सा बचा, 7 और 5 ही तो बचा, फिर छोड़ने के बाद में फिर 7 और 5 को जोड़ दो, तो कितना है, 8 और 4 12, और इधर भी क्या आया, 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12 में से 12 गया तो कितना आया, 0। अब मैंने क्या बताया था, अगर अंतर अगर 0 या 11 या फिर 11 से कटने वाला अगर कोई भी नंबर आ जाता है तो वो पूरी संख्या क्या होगी, 11 से भाज्य होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। अब इसके बाद में एक एग्जाम्पल और दूंगा, वो आप बनाओगे, ठीक है, मैं नहीं बनाऊंगा उसको। जैसे कि ये ले लिया मैंने, ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया। अब शुरू में पकड़ लो या तो बाद में पीछे से पकड़ो या शुरू से पकड़ो, लेकिन एक नंबर पकड़ना है और एकांतर क्रम में आपको चलना है, ठीक है। मैंने 9 ले लिया, 9 के बाद में एकांतर क्रम में गया, फिर 5 फिर 3, अब आगे कुछ नहीं है ना, तो लिख दो भैया इसको। मैंने 9 लिया प्लस 5 लिया प्लस 3 लिया, और क्या लेना है मुझे, अंतर लेना है। और कौन सी बची, ये तो 3 बचा था और एक 4 बचा था, तो भैया उनको भी जोड़ दो, उनको भी जोड़ दिया, ये लो जोड़ दिया। अब जोड़ो, 9 और 5 कितना होता है, जोड़ो 14 होता है, 14 और 3 कितना होता है, 17 होता है। इसी तरह से हम उनको दिमाग में जोड़ना है, इस तरह से अपन की कैलकुलेशन की स्पीड को बढ़ाना है दोस्तों। मैं यहाँ लिख के नहीं बताऊंगा यहाँ पे 14 हो गया फिर 3 को जोड़ा, नहीं, एक एक स्टेप आपको आगे लेके चलूंगा मैं, ठीक है। जैसे कि मैंने 9 में 5 जोड़ा, मैंने 14 हो गए, 14 में डायरेक्ट यहाँ 3 को जोड़ा, एक स्टेप अपन ने बचा ली, तो कितने हो गए, 17 हो गई, ठीक है।
अब माइनस किया मैंने, 3 और 4 को जोड़ा है तो 7 आपको पता ही है, ठीक है। कितना आता है यहाँ पे 10। क्या 10 11 का मल्टीपल है? या जीरो तो है नहीं, जीरो तो नहीं आया, 11 भी नहीं आया। क्या 11 से कटने वाला कोई नंबर है ये? नहीं है। तो अपन यहाँ आके कह देंगे कि नहीं, ये क्या होगा, 11 से नहीं कटेगी भैया ये संख्या। यहीं से पता लग गया अपन को कि ये 11 से नहीं कटेगी, तो ये अपने ही 11 का आंसर नहीं होगा। अगले एग्जाम्पल की बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल आपके लिए, हो जाइए तैयार, और आपके लिए एग्जाम्पल होगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल आपके लिए, ठीक है। अब करो सोल्व, आपके लिए 10 सेकेंड का टाइम है। आप 10 सेकेंड में आप इसको करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। आई होप कि आपने कर लिया होगा। अब इसको अपन क्या करेंगे, मन में करेंगे, और इसके बाद में एक और एग्जांपल दूंगा, उसको भी आपको मन में ही करना है। जैसे कि मैंने फर्स्ट नंबर उठाया, ठीक है, मैंने उठा लिया, एकांतर क्रम में चलना है। फिर मैं 9 के पास गया दोबारा से, ठीक है, 9 के पास गया, नहीं गया, गया। अब 9 और 9 कितने हो गए भैया? 18 हो गए। 18 के बाद में अब 18 को दिमाग में रखो, और फिर एकांतर क्रम में आगे चलो। एकांतर क्रम में क्या आया फिर आपके बाद में? 18 के बाद में 8 आया। अब 18 और 8 जोड़ लो आप, कितने आया आपके पास? 18 और 8 26। आपसे तो जोड़ने में नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, ठीक है। 26 आ गया। अब कौन कौन सा बचा? 3 और 1 ही तो बचा। तो 3 और 1 कितना होता है? 4। अब घटाओ, कितना आया? 22। अब मैंने क्या बताया था, अगर डिफरेंस लेने के यानी कि घटाने के बाद में अगर 0, 11 या 11 से कटने वाला कोई नंबर आ जाए तो पूरी संख्या क्या होगी? 11 से कट जाएगी। तो ये 22 क्या 11 से कटता है? जी हाँ बिल्कुल, 2 बार में पूरा पूरा कटता है। तो ये क्या होगी? ये पूरी संख्या भी 11 से कट जाएगी। कटेगी नहीं कटेगी, ठीक है। जिस तरह से अपन ने यहाँ पे मन में किया और वो पहले वाली स्टेप बचा के डायरेक्ट इसी स्टेप पर आ गए, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ और उसको आपको करके लाना है। और नेक्स्ट क्लास में उस एग्जाम्पल का आंसर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। अगला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ और उस एग्जाम्पल को आपको करना है बिल्कुल शॉर्ट मेथड से, डायरेक्ट दिमाग में करना है उस चीज़ को, ठीक है। मैं देता हूँ जैसे कि 95,744। हाँ इसमें जाए, देखते हैं, आपको चेक करना है वो जाएगा नहीं जाएगा, मैं थोड़ी बताऊँगा आपको। तो ये नंबर है भैया, ये आपको होमवर्क है, आपको ये करके बताना है, आपको ये कमेंट में करके बताना है, ठीक है। अगली क्लास में आपको इस क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ तक हुई आपकी ये क्लास कंप्लीट। यहाँ तक हमने बेसिक चीज़ों को पढ़ा, कुछ जो शॉर्ट मेथड थे उनके बारे में बताया कि किस तरह से हम दिमाग में चीज़ों को, कैलकुलेशन को ईजी तरह से पढ़ते हैं। अगली क्लास में हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल सोल्व करेंगे, और साथ के साथ मैं आपको प्रैक्टिस करता हुआ चलूँगा, और साथ के साथ जो रूल है जैसे कि कोई फॉर्मूला वगैरह है मैं साथ के साथ क्वेश्चन में बताऊँगा, ताकि आपको पता लगे कि किस तरह से वो चीज़ क्वेश्चन में अप्लाई हो रही है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, लास्ट तक इस वीडियो को देखा होगा। तो इसी के साथ अब अगले क्लास में सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद।